नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 21 भाग 7 तक देखा। भाग 7 में आपको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया। अब हम आते हैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में भाग 8 के अंतर्गत। भाग 8 का आपका टॉपिक है नेत्र या दर्शनेंद्रियां क्या होती हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेत्र या दर्शनेंद्रियां, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में आई कहते हैं और ऑर्गन ऑफ विजन, ऐसा अंग जो हमें देखने में सहायता करता है। ठीक है, आईज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हमारा जो आंख होता है, आंख वो करोटी यानी स्कल, खोपड़ी में एक स्थान, खोपड़ी का एक स्थान जिसे हम नेत्र कोटर यानी आई ऑर्बिट कहते हैं। आई ऑर्बिट इसमें स्थित होता है। हमारा जो नेत्र होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो इतना भाग दिखाई देता है, लेकिन हमारा जो नेत्र है यानी आई एक बॉल की तरीके से संरचना होती है। आपने मूवीज वगैरह में देखी होंगी, गोल सा स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर हमने बनाया है। ठीक, आंख के इस गोल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं नेत्र गोलक यानी आई बॉल। आई बॉल। अगर पूछा जाए कि नेत्र गोलक कहाँ स्थित होता है, करोटी के किस भाग में, तो नेत्र गोलक यानी आई बॉल नेत्र कोटर यानी आई ऑर्बिट में स्थित होता है। हमने जब आपको करोटी स्कल का जब आपको फिगर बना के दिखाए थे, तो दिखाए थे ये पूरा भाग खाली था। इसी पूरे अंदर के खाली भाग को ही क्या कहते हैं? अंदर के खाली भाग को नेत्र कोटर यानी आई ऑर्बिट कहते हैं। इसी नेत्र कोटर के अंदर हमारा आई बॉल सुरक्षित होता है। ठीक, अब आते हैं कुछ और बातें। हमारी आंख की बाहरी संरचना को देखें तो हमारा आंख एक त्वचा से बने एक परत से सुरक्षित होता है। इसे हम पलक यानी आई लिड कहते हैं। पलक, जिसे हम इंग्लिश में आई लिड कहते हैं, हमेशा झपकता रहता है जिससे हमारा आंख सुरक्षित रहे। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी चीज़ आपस में जब रब होती हैं, जैसे हमारा आंख है वो पलकों से रब हो रहा है बार बार ना, लेकिन क्या आपने कभी फ्रिक्शन महसूस किया है? क्या आपको यहाँ पर घर्षण महसूस होता है या सूखा लगता है? नहीं ना, ये एकदम इजी वे में बंद होता है और खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद। कैसे? इनके बीच में एक द्रव हमेशा स्रावित होता रहता है और उस द्रव के वजह से फ्रिक्शन नहीं होता। वो द्रव कहाँ से निकलता है? वो द्रव हमारे पलकों पर ही पाया जाता है। अगर आप पलक की संरचना देखें तो इन पलकों पर एक ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों को हम कहते हैं माइबोमियन ग्रंथि। माइबोमियन ग्रंथियां पाई जाती हैं। माइबोमियन ग्लैंड्स हमारे पलकों पर पाई जाती हैं। माइबोमियन ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां लगातार एक तरल का स्राव करती रहती हैं और वो तरल इन पलकों के ऊपरी यानी यहाँ पे आंख के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां से निकलती रहती हैं और आंख पर स्रावित होती रहती हैं, जिससे पलकों के बंद होने और खुलने में कोई भी रुकावट ना हो। इजी वे में पलक हमारी बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं। तो किसकी सहायता से? एक तरल उसमें भरा होता है जो घर्षण से बचाता है। वो तरल किससे स्रावित होता है? माइबोमियन ग्रंथि से। ठीक, प्रत्येक आंख में ये पाया जाता है। प्रत्येक आंख के पलकों में माइबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। अब आते हैं, अगर हम अश्रु ग्रंथि को देखें, अश्रु ग्रंथि जिससे आंसू निकलता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो आंख के इस साइड में यानी इस साइड में और इस साइड में, यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं अंदर की तरफ, जो आंसू यानी अश्रु का स्राव करती हैं। और अश्रु का स्राव क्यों आवश्यक होता है? फीलिंग्स दिखाने के लिए नहीं कि हम रो रहे हैं, हम बहुत बैड फीलिंग कर रहे हैं, इसके लिए नहीं। वो तो ठीक है, फीलिंग्स में ऐसा होता है, लेकिन
अश्रु का स्राव हमारी आंखों की सफाई के लिए होता है। हमारे आंख में आए हुए धूल कण को साफ करने के लिए अश्रु का स्राव होता है। अब जो अश्रु आता है वो थोड़ी मात्रा में इन नलिकाओं के माध्यम से चला जाता है लैक्राइमल सैक में, जो कि नाक में स्थित होता है। नाक के अंदर, मतलब हमारी आंख से जो आंसू आता है वो इनके माध्यम से भी निकलता है। लैक्राइमल सैक जिसे कहते हैं, जो नाक के अंदर होता है। आंसू इधर से निकला लैक्राइमल डक्ट की मदद से। जो डक्ट होती हैं, आप देख रहे हैं ना, ये डक्ट हैं छोटे छोटे, इन डक्ट को दिखाया गया है लैक्राइमल डक्ट, अश्रु नलिका। लैक्राइमल डक्ट के माध्यम से, लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू निकलता है आंखों में, और यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये 2 नलिकाओं के द्वारा ये नाक के अंदर पहुँचता है लैक्राइमल सैक के अंदर, और लैक्राइमल सैक से ये नासोलैक्राइमल डक्ट के माध्यम से नाक से भी बाहर आता है। आपने महसूस किया होगा जब बहुत ज़्यादा रो लेते हैं, सिसकियाँ ले लेके जब रोते हैं तो नाक से भी पानी आने लगता है ना। तो लोग कहते भी हैं कि कितना रो रहे हो, आँख से भी आंसू निकलता है, नाक से भी निकलता है। तो ये रीज़न है, जब ज़्यादा आंसू निकलता है तो वो आंसू यहाँ से कलेक्ट होते हुए नासोलैक्राइमल डक्ट के माध्यम से नाक के रास्ते भी आ जाता है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहरी संरचना के बारे में। ठीक है, आँख के बाहरी संरचना के बारे में आपने क्या क्या जाना आँख के बारे में। आँख यानी आईज, स्कल यानी करोटी के किस स्थान पर सुरक्षित होता है, तो स्कल के नेत्रकोटर यानी आई ऑर्बिट में सुरक्षित होता है। नेत्र की संपूर्ण गोलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक यानी आई बॉल कहते हैं। ये नेत्र गोलक का जो बाहरी भाग होता है वो हमारी त्वचा के द्वारा, त्वचा से बने हुए पलकों के द्वारा सुरक्षित होता है। पलकों पर एक ग्रंथि होती है माइबोमियन ग्रंथि, जिससे एक तेल जैसे तरल का स्राव होता रहता है, जो पलकों के खुलने व बंद होने में सहायक होता है। फिर प्रत्येक नेत्र में आप अगर ऊपरी तरफ देखें तो ऊपर लैक्राइमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, जो लैक्राइमल डक्ट से जुड़ी होती हैं। यहाँ से आंसू निकलता है और लैक्राइमल डक्ट के माध्यम से आँख में पहुँचता है, और इन रास्तों से 2 नलिकाओं के माध्यम से ये लैक्राइमल सैक यानी जो नाक के अंदर है लैक्राइमल सैक में पहुंचता है, और फिर नासोलैक्राइमल डक्ट के माध्यम से नाक से बाहर भी आता है कुछ मात्रा में। ये हो गई बाह्य संरचना। अब अगर हम पेशियों की बात करें, देखिए आपने देखा होगा ना, हम चाहे अपने आँख को इधर घुमाने के तो इधर हो गया, हम चाहे इधर घुमाने के लिए तो इधर हो जाता है, हम चाहे ऊपर घुमाने के लिए तो ऊपर हो जाता है, हम चाहे नीचे घुमाने के लिए तो नीचे हो जाता है। तो ये आँख का जो आई बॉल है वो घूमता कैसे, इधर उधर इधर उधर। हमें किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, मान लो ये पेन है, इसको घुमाने के लिए हमको अपनी उंगलियों की जरूरत होगी, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो उसी तरीके से आई बॉल्स को अंदर, आई बॉल्स को घुमाने के लिए उनसे क्या जुड़ी होती हैं, पेशियाँ। ये देखिए, ये जो लाल कलर से दिखाई गई है ना, ये पेशियाँ हैं, मसल्स हैं, जो आई बॉल को यानी नेत्र गोलक को इधर उधर मूव कराने में सहायता करती हैं। आई बॉल को इधर उधर मूव कराने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो नेत्र गोलक को चारों तरफ घुमाने में मदद करती हैं। तो नेत्र गोलक में कुल 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें 4 प्रकार की जो पेशी होती हैं उसे हम रेक्टस पेशियां कहते हैं। रेक्टस पेशियां 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, याद कर लेंगे, रेक्टस मसल। और 2 प्रकार होती हैं तिरछी पेशियां, जिन्हें हम ऑब्लिक मसल्स कहते हैं। तिरछी पेशियां जिन्हें हम ऑब्लिक मसल कहते हैं। देखिए 4 प्रकार की पेशियां जो रेक्टस हैं, सुपीरियर रेक्टस, ठीक, उसके बाद मीडियल रेक्टस, ठीक, फिर उसके बाद लैटरल रेक्टस और फिर इंफीरियर रेक्टस। 4 प्रकार के रेक्टस पेशियां हो गई, और 2 प्रकार की ऑब्लिक होती हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर बनाया नहीं मैंने, ये यहाँ तक जाएगा। इस प्रकार से जो नेत्र गोलक होता है, आई बॉल होता है, वो हमारे नेत्र कोटर में यानी आई ऑर्बिट में इधर उधर कैसे घूमता है, किसके माध्यम से, पेशियों के माध्यम से। कुल कितनी प्रकार की पेशियां होती हैं, 4 प्रकार की रेक्टस पेशियां और 2 प्रकार की ऑब्लिक पेशियां होती हैं। अगर
इन पेशियों के आकार में कोई भी बदलाव होता है, मान लो ये पेशियां छोटी हो गई या बड़ी हो गई, तो जो आई बॉल है वो नेत्र कोटर यानी आई ऑर्बिट में एक तरफ झुक जाता है, और इस रोग को हम कहते हैं भैंगापन। अपने लाइफ में तो कभी ना कभी आपने देखा ही होगा ऐसे लोगों को। स्ट्रॉबिस्मस, भैंगापन या स्ट्रॉबिस्मस कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे किसी का आंख आपने देखा होगा कि आंख का जो ये जो सेंटर है वो ऊपर भगा होता है ऐसे, है ना, लेकिन वो देखेंगे आपकी तरफ। तो ये ऐसा क्यों होता है, पेशियों में कोई गड़बड़ी हो जाती है, इनके आकार छोटा या बड़ा हो जाता है, तब ऐसा होता है कि आई बॉल आई ऑर्बिट में किसी एक तरफ झुक जाते हैं। इसी रोग को हम भैंगापन या स्ट्रॉबिस्मस कहते हैं। समझ में आया? ये था आपका आंख की पेशी यानी नेत्र पेशियों के बारे में। तो आपने जाना नेत्र पेशियां 6 प्रकार की कौन कौन सी, 4 रेक्टस और 2 तिरछी पेशियां होती हैं। नाम आप याद कर लेंगे, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। ऑब्लिक मसल्स में सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। अब इन पेशियों में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव यानी छोटा या बड़ा होता है तो इससे भैंगापन यानी स्ट्रॉबिस्मस रोग हो जाता है, यानी आई बॉल आई ऑर्बिट में किसी एक तरफ झुक जाता है। अब आइए समझते हैं नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक, ये दोनों फिगर आप बना लीजिएगा। एक बार फिगर बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार फिगर बना लेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ठीक, ये लैक्राइमल ग्लैंड यानी अश्रुग्रंथि के बारे में था, ये आपका लैक्राइमल सैक के बारे में, या आपका नेत्र की पेशियों के बारे में। अब हम आते हैं आंख की आंतरिक संरचना को देखेंगे। आंख की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम समझेंगे कॉर्निया। जो नेत्र गोलक का 1/5 भाग बाहर की तरफ उभरा होता है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया पर एक परत और होती है जिसे हम कहते हैं कंजक्टाइवा, नेत्र श्लेष्मिका, नेत्र श्लेष्मा। ठीक है, कंजक्टाइवा। देखिए पहले स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। ये है कंजक्टाइवा, यानी आंख में जो आप गोल संरचना देख रहे हैं ना, ये इसके बाद जो व्हाइट वाला पार्ट बचता है, ये पार्ट व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला पार्ट क्या कहलाता है, कंजक्टाइवा यानी नेत्र श्लेष्मा। उसके बाद जो आपको ऊपर की तरफ उभरा हुआ सफेद संरचना दिखाई देता है सेंटर में, बिल्कुल इसके सेंटर में उभरा हुआ एक परत होता है, कलर्ड स्ट्रक्चर नहीं, कलर्ड के ऊपर एक परत होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के अंदर जो रंगीन संरचना होता है गोल सा, ये भाग जो रंगीन संरचना होता है, इस रंगीन संरचना को हम क्या कहते हैं, ये देखिए, इसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस, यही अलग अलग लोगों में अलग अलग रंग का होता है, किसी में काला, किसी में भूरा, किसी में नीला, किसी में हरा, भूतों में लाल। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग रंग का ये आइरिस होता है, हमारा ब्लैक है। तो ये जो आइरिस है वो कलर्ड स्ट्रक्चर है। अब आइरिस के बीचों बीच अगर आप देखें, ये देखें जो बताया है हमने, बनाया है इससे छोटा सा गोलाकार संरचना, ये लगभग वाइट ही दिखता है, वैसे वाइट नहीं दिखता है अंदर के कारण। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं, यानी पुतली। ठीक है, पुतली। और पुतली के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लेंस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा आंख का लेंस बदलवा दिए। लेंस जब इधर उधर लेंस हो जाता है तो पावर वाला चश्मा लगता है, और जब ज़्यादा बेकार हो जाता है, उस पर दाग धब्बे या कुछ भी होता है तो चेंज हो जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ये लेंस है जो कि कहाँ होता है, पुपिल्स यानी पुतलियों के पीछे। ये जो लेंस होता है वो नेत्र के अंदर के भाग को 2 भागों में बांट देता है। एक होता है एंटीरियर चैम्बर और यहाँ कहीं पर होता है पोस्टीरियर चैम्बर। 2 भागों में बांट देता है लेंस। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पर चलिए और चीज़ें जानते हैं। आँख चारों तरफ से, या कह सकते हैं आँख का जो पूरा आवरण है ना वो कुल 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखें, एक है स्तर स्क्लेरा, दूसरा कोराइड और तीसरा रेटिना। सबसे बाहरी और जो मोटा स्तर होता है, सबसे बाहरी और मोटा स्तर, ये कहलाता है स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं, दृढ़ पटल हिंदी में कहते हैं।
स्क्लेरा श्वेत रंग की दिखाई देती हैं क्योंकि इसमें कोलेजन तंतुओं की मात्रा अधिक होती है। और दूसरा, इस स्तर में कोई भी इस स्तर में कोई भी रक्त केशिका नहीं पाई जाती, यानी ब्लड कैपिलरी नहीं पाई जाती, रक्त केशिकाएं नहीं पाई जाती। किसमें? दृढ़ पटल में। पूछा जाता है कि कौन से स्तर में, आइज के यानी नेत्र के कौन से स्तर में रक्त केशिकाएं नहीं पाई जाती, तो दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा में रक्त केशिकाएं नहीं पाई जाती। दूसरा स्तर जो आता है वो है कोराइड। कोराइड मध्य स्तर है, मध्य स्तर है जो आगे की तरफ जब जाता है तो एक गोलाकार संरचना बनाता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस किससे बनता है? कोराइड यानी रक्त पटल से ही बनता है। और ये एक और संरचना बनाता है इस तरह से जिसे हम सीलियरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, सीलियरी बॉडी कहते हैं, जो नेत्र को सपोर्ट देता है। रक्त पटल में रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए दिखाया गया है, ब्लड कैपिलरीज इस लेयर में पाई जाती हैं और इसी के नाते इसका रंग डार्क भी होता है। अब चूंकि इसमें कुछ पिगमेंट भी पाए जाते हैं आगे वाले भाग में, आइरिस वाले भाग में इस स्तर में कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से अलग अलग लोगों का रंग अलग अलग होता है। सभी का लगभग समान होता है, ब्लैक और ब्राउन, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ग्रीन, ब्लू ये सब होते हैं। तो ये जो आइरिस का कलर है वो किसके कारण होता है? पिगमेंट यानी वर्णक पाए जाते हैं इस स्तर में, रक्त पटल स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब अगर आप आइरिस के बीचों बीच का भाग देखें, बीचों बीच का भाग, तो ये क्या होता है? एक छोटा सा गोल सा संरचना बनाता है जिसे हम पुपिल्स यानी पुतली कहते हैं। और मैंने इससे पहले आपको बताया था, अधिक प्रकाश पड़ने पर पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, यानी इसका व्यास कम हो जाता है जिससे कम प्रकाश अंदर आंखों में जाए। और जब अंधकार हो जाता है तो पुतलियां फैल जाती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर आए। ये पुतलियों को फैलना और सिकुड़ना और फैलना कैसे ये होता है? तो इसके लिए आइरिस में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। ये फिगर आप बना लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको मिटाने जा रहे हैं। पुतलियों का सिकुड़ना और फैलना ये 2 पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। वो पेशियां आइरिस में पाई जाती हैं। ठीक है, याद करेंगे, आइरिस में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला, आरेखित अरीय प्रसारी पेशियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियल डायलेटरी मसल्स। और दूसरा वर्तुल, अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, वर्तुल स्फिंक्टर पेशियां। वर्तुल स्फिंक्टर पेशियां, वर्तुल स्फिंक्टर पेशियां जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सर्कुलर स्फिंक्टर पेशियां, सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स। अब देखिए, सारा काम आइरिस का है पुतलियों को फैलाने और सिकुड़ने में। आइरिस में जो मसल्स पाई जाती हैं, आरेखित अरीय प्रसारी पेशियां, ये क्या करती हैं? ये संकुचित जब होती हैं, ये जब संकुचित होती हैं, इनके संकुचन से पुतली फैल जाती है। अब पुतली फैल जाती है तो व्यास क्या हो जाता है? तो व्यास बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा किस कंडीशन में होगा? जब प्रकाश कम हो, जब प्रकाश कम होता है। ठीक है, जब प्रकाश कम होता है तब आरेखित अरीय प्रसारी पेशियां संकुचित होती हैं जिससे पुतलियां फैल जाती हैं।
ये जो पेशियां हैं आइरिस की, ये सारी पेशियां, आप जो रेड कलर का ये देख रहे हैं ना, ये भी क्या है, आइरिस की ही पेशी है। तो ये जब संकुचित होती हैं तो पुपिल्स फैल जाती हैं। अब अगर आप देखें वर्तुल स्फिंक्टर पेशियों में, अगर इनमें संकुचन होता है, तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, पुतली सिकुड़ जाती हैं। और पुतली सिकुड़ेगी तो पुतली का व्यास कम हो जाता है। और ऐसा किस कंडीशन में होगा, ऐसा किस कंडीशन में हो जाएगा, जब प्रकाश अधिक हो, जब प्रकाश अधिक हो तब ऐसा होता है। ठीक है, जब प्रकाश कम यानी अंधकार में होते हैं तब आइरिस की आरेखित अरीय पेशियां क्या करती हैं, संकुचित होती हैं, जिससे पुतली फैल जाती है, यानी पुतली का व्यास बढ़ जाता है। दूसरा, वर्तुल स्फिंक्टर पेशियां जो आइरिस में पाई जाती हैं, ये जब संकुचित होती हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है, और पुतलियां सिकुड़ेंगी तो इसका व्यास कम हो जाता है, यानी ये कब किस कंडीशन में होता है, जब प्रकाश अधिक मात्रा में होता है। बस अभी इतना आप लिख लेंगे। जो भी बाह्य संरचना बताएं आपको, आंतरिक संरचना में आपको यहाँ तक जो बताया गया इतना आप पहले लिखेंगे। कोराइड स्तर तक, रेटिना स्तर अभी आपको बताते हैं, क्योंकि रेटिना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है, तो कुछ बात आप लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले नेत्र या दर्शनेंद्रियां, आई और ऑर्गन ऑफ विजन लिखेंगे। मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र करोटी के यानी स्कल के, नेत्र कोटर यानी आई ऑर्बिट में स्थित होते हैं। लिखेंगे आगे, प्रत्येक नेत्र एक गेंद के समान गोलाकार संरचना है, जिसे नेत्र गोलक या आई बॉल कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे नेत्र गोलक की बाह्य संरचना। लिखेंगे, प्रत्येक नेत्र त्वचा के भंजों से बनी, रोम युक्त एवं गतिशील ऊपरी व निचली पलकों यानी आईलिड्स से सुरक्षित रहती हैं। आगे लिखेंगे, प्रत्येक पलक के किनारे के समकोण पर माइबोमियन ग्रंथियां एक कतार में स्थित होती हैं, जिनसे तेल सदृश द्रव का स्राव होता है, जो पलकों को परस्पर चिपकने से रोकता है। अगली लाइन से लिखेंगे, प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण पर ऊपरी त्वचा के नीचे 3 अश्रु ग्रंथियां यानी लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं। इनसे निकली अश्रु नलिकाएं यानी लैक्राइमल डक्ट्स ऊपरी पलकों पर पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के स्राव को आंसू या टीयर्स कहते हैं। आगे लिखेंगे, आंसू आंख की सफाई करता है तथा धूल आदि कणों को धोता है। आगे लिखेंगे, प्रत्येक नेत्र के भीतरी कोण से 2 छिद्रों द्वारा आंसू अश्रु वाहिकाओं यानी लैक्राइमल कैनाल से होते हुए नासा अश्रु कोश यानी नासोलैक्राइमल सैक में जाता है, और फिर वहां से आंसू नासा अश्रु नलिका यानी नासोलैक्राइमल डक्ट के माध्यम से नासा वैस्म यानी नेसल कैविटी में पहुंचता है। बस अब आप हेडिंग डालेंगे, नेत्र की पेशियां, जैसे कि अभी आपको बताया था फिगर बना के, नेत्र की पेशियों के बारे में लिखेंगे। प्रत्येक नेत्र को, नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में घुमाने के लिए 4 रेक्टस पेशियां तथा 2 तिरछी यानी ऑब्लिक पेशियां पाई जाती हैं। लिखेंगे, किसी भी पेशी के कुछ छोटा या बड़ा हो जाने से नेत्र गोलक कोटर में एक तरफ झुक जाता है। इस रोग को भैंगापन यानी स्ट्रॉबिस्मस कहते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे, नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना। लिखेंगे, नेत्र कोटर से नेत्र गोलक का लगभग 1/5 भाग उभरा होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाहर एक महीन आवरण के रूप में नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टाइवा पाया जाता है। आगे लिखेंगे, नेत्र गोलक की दीवार नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टाइवा के अलावा 3 अन्य परतों द्वारा बनी होती हैं। आगे लिखेंगे जो निम्न है। पहला हेडिंग डालेंगे, दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा। पहला जो लेयर होता है, जो सबसे बाहरी मोटा लेयर है, वो है दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा। आपने स्क्लेरा के बारे में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि दृढ़ पटल सबसे बाहरी मोटी अस्तर है, जिनमें कोई रक्त केशिका नहीं पाई जाती। ये श्वेत रंग का होता है, और इस वजह से क्यों श्वेत रंग का होता है? क्योंकि इसमें कोलेजन तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि रक्त केशिकाएं इनमें नहीं पाई जाती। आगे की तरफ यही क्या बनाती हैं? उभरा हुआ भाग कॉर्निया बनाती हैं, और इधर कंजक्टाइवा बनाती हैं। सॉरी, कंजक्टाइवा तो बाहर है
बाहर की परत है ये कॉर्निया बनाती हैं, यानी दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा क्या बनाती हैं, कॉर्निया परत को आगे की तरफ बनाती हैं। तो लिखेंगे इसमें दृढ़ पटल में कि यह सबसे बाहरी मोटा अस्तर है। इसे श्वेत पटल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोलेजन तंतुओं की मात्रा अधिक होती है, किंतु रुधिर केशिकाएं यानी रक्त केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज इनमें नहीं पाई जाती। इसका कोटर से बाहर का अग्र उभरा भाग कॉर्निया बनाता है। अब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे रक्त पटल यानी कोराइड, और आप इसमें लिखेंगे, आपने इसके बारे में क्या जाना, रक्त पटल यानी कोराइड के बारे में। कोराइड के बारे में आपने जाना कि इसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ वर्णक पाए जाते हैं जो आगे की तरफ आइरिस में पाए जाते हैं, जो भिन्न भिन्न रंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोराइड ही आगे की तरफ कॉर्निया के पीछे एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस का जो केंद्र होता है वो पारदर्शी होता है जिसे हम पुतलियां यानी पुपिल्स कहते हैं। फिर आपने जाना कि आइरिस में दो प्रकार की पेशियां होती हैं जो पुतलियों के फैलने और सिकुड़ने में मदद करती हैं। आइरिस में जो दो प्रकार की पेशियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, आरेखित अरीय प्रसारी पेशियां और दूसरी वर्तुल स्फिंक्टर पेशियां। आरेखित अरीय प्रसारी पेशियां जब संकुचित होती हैं तो इससे पुतलियां फैल जाती हैं जिससे व्यास बढ़ जाता है, व्यास बढ़ जाता है। ऐसा कब आप देख सकते हैं इसको, आप अपने मोबाइल का ही टार्च ऑन करिए और एक शीशा सामने रखिए और देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप लाइट ऑन करेंगे तो आपकी आंखों की पुतलियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं जिससे प्रकाश कम से कम अंदर जाए क्योंकि बहुत तेज रोशनी जा रही है। और जैसे ही बंद करेंगे फिर आप शीशे में देखेंगे तो पुतलियां फैल जाती हैं जिससे अधिक से अधिक प्रकाश अंदर जाए। तो पुतलियों के फैलने में ये सहायता करती हैं और पुतलियों के सिकुड़ने में ये पेशियां सहायता करती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, आइरिस में पाई जाती हैं। तो आप लिखेंगे रक्त पटल यानी कोराइड अस्तर में रंगा कणिकाओं युक्त संयोजी ऊतकों को बना या एक पतला मध्य अस्तर है जिसमें रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज फैली होती हैं। इन्हीं रंगा कणों यानी पिगमेंट्स के कारण नेत्र का रंग काला, भूरा, नीला आदि होता है। आगे लिखेंगे कि नेत्र गोलक के लगभग 2/3 भाग पर रक्त पटल यानी कोराइड फैली होती है, लेकिन यह अग्रभाग पर मोटी होकर वृत्ताकार कगार के रूप में भीतर की ओर उभरी होती है जिसे सीलियरी बॉडी यानी सीलियरी काय कहते हैं। ठीक है, ये भाग यानी जो कोराइड अस्तर है वो नेत्र गोलक का लगभग 2/3 भाग घेरे होता है, लेकिन जो अग्रभाग है वो एक वृत्ताकार संरचना बनाती है और फिर अंदर की तरफ उभरी हुई होती है जिसे हम सीलियरी बॉडी यानी सीलियरी काय कहते हैं। आगे लिखेंगे कॉर्निया के पीछे रक्त पटल थोड़ा अंदर की ओर झुककर एक गोलाकार वर्णक युक्त अपारदर्शी संरचना बनाती है जिसे आइरिस कहते हैं। इसका गोल छिद्र तारा या पुतली यानी पुपिल्स कहलाता है। आगे लिखेंगे आइरिस में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहला आरेखित अरीय प्रसारी पेशियां। लिखेंगे आरेखित अरीय प्रसारी पेशियों के संकुचन से पुतलियां फैल जाती हैं जिससे पुतली का व्यास बढ़ जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे यह प्रकाश की कमी यानी अंधकार के समय होता है। दूसरा लिखेंगे वर्तुल स्फिंक्टर पेशियां। लिखेंगे वर्तुल स्फिंक्टर पेशियों के संकुचन से पुतलियां सिकुड़ जाती हैं जिससे पुतलियों का व्यास कम हो जाता है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसा अधिक प्रकाश होने के समय होता है। आगे लिखेंगे अतः आइरिस नेत्र के अंदर प्रकाश के मात्रा का नियंत्रण करता है कि कितना प्रकाश जाएगा कितना नहीं जाएगा। इसका नियंत्रण आइरिस करता है। आइरिस में जो दो पेशियां होती हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं और वही निर्धारित करती हैं कि प्रकाश की कितनी मात्रा अंदर जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दृश्य पटल या रेटिना। आइए समझते हैं रेटिना अस्तर के बारे में। दृश्य पटल, रेटिना जो अस्तर होती है वो नेत्र गोलक की सबसे आंतरिक परत होती है। रेटिना नेत्र गोलक की सबसे आंतरिक परत होती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होती है क्योंकि देखने में यही हेल्प करती है।
रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं इसे, या दृश्य पटल भी कह सकते हैं। यह नेत्रगोलक की सबसे आंतरिक परत होती है, और अगर रेटिना को देखेंगे तो रेटिना कॉर्निया भाग में अनुपस्थित होता है। कॉर्निया भाग में रेटिना स्तर नहीं पाया जाता। रेटिना कई स्तरों से मिलकर बना होता है, कई स्तरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो आपको हायर क्लासेस में कुल 10 स्तर बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 10 स्तर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर 4 स्तरों के बारे में पढ़ना है जो रेटिना में पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्णक स्तर, यानी पिगमेंटेड लेयर। दूसरा आपको पढ़ना है दृष्टि शलाका, दृष्टि शलाका एवं दृष्टि शंकु परत। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। तीसरा द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकीय स्तर, तंत्रिका कोशिकीय स्तर यानी लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स, लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। और फिर चौथा आपका स्तर आता है गुच्छकीय स्तर, यानी गैंग्लियोनिक लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर। रेटिना वैसे तो 10 स्तरों से मिलकर बनी होती है, हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है 4 स्तरों से। 4 स्तर कौन कौन है? एक है वर्णक स्तर जो पिगमेंटेड लेयर होता है। अब इसको वर्णक स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्तर में सबसे ज़्यादा वर्णक पाए जाते हैं, और वर्णक बहुत ही अनिवार्य है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये एक कोशिकीय परत होती है, एक कोशिकीय वाह्य परत है, वाह्य परत हैं जिनमें या जिनकी कोशिकाओं में, जिनकी कोशिकाओं में वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। दृष्टि शलाका एवं दृष्टि शंकु स्तर, ये दूसरा स्तर होता है रेटिना का, और इसमें 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है शंकु यानी कोन सेल, और दूसरा शलाका यानी रॉड सेल। ध्यान से समझिएगा, इनकी जो आकार होती है वो छोटी होती है, वह मोटी होती हैं। ये छोटी और मोटी होती हैं। शलाका लंबी होती हैं, वह पतली होती हैं। अब इनका कार्य क्या है? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शंकु और शलाका। शंकु कोशिकाएं जो होती हैं, शंकु कोशिकाएं, ये हमें प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं। प्रकाश जब होता है तब ये देखने में सहायक होती हैं शंकु कोशिकाएं, क्योंकि इनमें विजुअल पर्पल नामक वर्णक भरा होता है। विजुअल पर्पल भरा होता है जिसमें ये प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं। ये रंगों में विभेद कर सकती हैं, मुख्य रूप से 3 रंग नीला, लाल, हरा, इनमें ये विभेद करती हैं। शलाका कोशिकाएं हमें अंधकार या कम प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं। शलाका कम प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं, और ये शलाका कोशिकाएं रंगों में विभेद नहीं कर पाती। ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी कोशिका होती हैं जो हमें प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं, तो शंकु। कौन सी हमें कम प्रकाश में या अंधकार में देखने में सहायक होती हैं? शलाका। कौन सी रंगों में विभेद कर सकती हैं? शंकु। कौन सी रंगों में विभेद नहीं कर सकती? वो हैं शलाका कोशिकाएं। तो ये दोनों कोशिकाएं हमें प्रकाश और अंधकार में देखने में सहायक होती हैं। असल में जो प्रकाश की किरणें इन पे पड़ती हैं, वही प्रकाश की किरणें जब इन पे पड़ती हैं तो इन्हें ये नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करके इनको भेजते हैं, और यहाँ से ये गैंग्लियोनिक लेयर में जाते हैं। गैंग्लियोनिक लेयर से ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू आंख के ऑप्टिक नर्व से हमारे मस्तिष्क को जाती हैं, और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हम क्या देख पा रहे हैं। तीसरा जो स्तर आता है वह है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकीय स्तर,
अब इसमें देखिए पहले ही लिखा है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, यानी इनमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, इनमें द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। आपको बताया द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका क्या होती हैं, ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें दो डेंड्राइट्स होते हैं, बाई पोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो ये जो तंत्रिका कोशिका स्तर है वो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसका एक सिरा जो होता है, यानी कह सकते हैं इसका डेंड्राइट इनसे जुड़ा होता है, शंकु और शलाका से, और जो दूसरा एक्सॉन एंड होता है वो गुच्छकीय स्तर से जुड़ा होता है। ठीक है, इनका जो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्राइट्स होता है, नर्व सेल्स है ना, तो नर्व सेल्स में डेंड्राइट्स होंगे और एक्सॉन्स होंगे। तो जो डेंड्राइट्स होता है वो शंकु और शलाका से जुड़ा होता है, और जो एक्सॉन एंड होता है वो गुच्छकीय स्तर यानी गैंग्लियोनिक लेयर से जुड़ा होता है। अब गैंग्लियोनिक लेयर क्या होते हैं, तो इस स्तर, इस परत में आने वाले तंत्रिका तंतु मिलकर, तंत्रिका तंतु मिलकर दृक तंतु बनाते हैं, या दृक तंत्रिका बनाते हैं। दृक तंत्रिका मतलब ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ठीक, रॉड और कोन्स ये लाइट को एब्जॉर्व करती हैं और उसके सेंस को इंपल्स में क्रिएट करके इन्हें भेजती हैं, और यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व के माध्यम से इस जगह पर जो ऑप्टिक नर्व जाता है मस्तिष्क को, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में भेजती हैं। ऑप्टिक नर्व यानी दृक तंत्रिका नेत्र गोलक के जिस स्थान पर निकलता है उसे हम ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसको हिंदी में अंध बिंदु कहा जाता है। याद करिए, ऑप्टिक नर्व यानी दृक तंत्रिका नेत्र गोलक के जिस स्थान पर निकलता है उसे हम अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्यों अंध बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी यहाँ पर कोई शंकु कोशिका नहीं पाई जाती, यहाँ पर कोई शलाका कोशिका नहीं पाई जाती, यानी यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, इसीलिए इसे अंध बिंदु कहते हैं। इसी अंध बिंदु के ऊपर एक और स्पॉट होता है जो कि नेत्र गोलक का सबसे संवेदी भाग होता है। इस स्पॉट को हम कहते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट या हिंदी में पीत बिंदु कहते हैं, या इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम मैकुला लुटिया कहते हैं। मैकुला लुटिया कहा जाता है, मैकुला लुटिया कहा जाता है। अंध बिंदु के ऊपर अति संवेदी भाग होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं या मैकुला लुटिया कहते हैं। इसमें एक गड्ढा है, देखिए ये गड्ढा, इस गड्ढे को हम कहते हैं फोबिया सेंट्रैलिस, फोबिया सेंट्रैलिस। और इस गड्ढे में जो फोबिया सेंट्रैलिस गड्ढा है, इस गड्ढे में शंकु कोशिकाओं की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। शंकु कोशिकाएं सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और यही वो स्थान है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे साफ बनता है। ठीक, बस ये था आपका रेटिना के बारे में, दृश्य पटल के बारे में। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, याद करिए इसको। रेटिना नेत्र गोलक की सबसे आंतरिक परत होती है। रेटिना नेत्र गोलक की सबसे आंतरिक परत होती है जो कि कार्निया भाग में अनुपस्थित होती है। इनमें कई परत पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य परत वर्णक स्तर है, दृष्टि शलाका और दृष्टि शंकु परत है, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका स्तर है और गुच्छकीय स्तर है। पहले नाम याद करेंगे फिर इनके बारे में समझेंगे। वर्णक स्तर जो कि रेटिना का सबसे वाय परत है, जो कि एक कोशिकीय होता है, और इनकी कोशिकाओं में कई सारे वर्णक पाए जाते हैं जो अलग अलग रंगों की पहचान करते हैं, उनको अवशोषित करते हैं। दृष्टि शलाका एवं दृष्टि शंकु परत क्या होते हैं, तो इनमें दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शंकु और शलाका। शंकु जो कोशिका होती हैं वो हमें प्रकाश में देखने में सहायता करती हैं, ये रंगों में विभेद कर सकती हैं, मुख्य रूप से नीला, लाल और हरा रंग की पहचान करती हैं। शलाका जो कोशिकाएं होती हैं वो अंधकार या कम प्रकाश में हमें देखने में सहायक होती हैं, ये किसी भी प्रकार के रंग का में विभेद नहीं कर सकती। तीसरा स्तर आता है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका स्तर। इनमें
द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका यानी बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिनका डेंड्राइट शंकु व शलाका से जुड़ा होता है और इसका एक्सॉन इंड गुच्छकीय स्तर यानी गैंग्लियोनिक लेयर से जुड़ा होता है। अब यानी गैंग्लियोनिक लेयर क्या बनाता है? न्यूरल लेयर बनाता है, तंत्रिकीय परत बनाता है, जो इस तंत्रिकीय आवेग को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और इस तंत्रिका तंतु के संपूर्ण जो समूह है इसको हम दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व कहते हैं। दृक् तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व नेत्र गोलक के जिस स्थान से निकलकर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान को हम अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई भी शंकु या शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंकु व शलाका कोशिकाएं किस जगह पर, नेत्र गोलक के किस जगह पर अनुपस्थित होती हैं? तो शंकु व शलाका कोशिकाएं नेत्र गोलक के अंध बिंदु पर अनुपस्थित होती हैं, इसीलिए यहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। अंध बिंदु के ऊपर एक अति संवेदी भाग होता है जिसे हम पीत बिंदु या येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया कहते हैं। इसमें एक गड्ढा होता है जिसे हम फोबिया सेंट्रालिस कहते हैं। फोबिया सेंट्रालिस में शंकु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, इसीलिए यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब एकदम साफ बनता है। बस ये था आपका रेटिना यानी दृश्य पटल के बारे में। आप इस हाड़ी ना लेंगे, लिखेंगे दृश्य पटल या रेटिना, और इसमें लिखेंगे कि रेटिना नेत्रगोलक की सबसे आंतरिक परत है, नेत्रगोलक की सबसे आंतरिक परत है जो कॉर्निया में अनुपस्थित होती है तथा कई स्तरों से मिलकर बनी होती है, जो निम्न है। पहला स्तर लिखेंगे वर्णक स्तर यानी पिगमेंटेड लेयर, और इसमें लिखेंगे ये एक कोशिकीय बाह्य परत है जिनकी कोशिकाओं में वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं। दूसरा लिखेंगे दृष्टि शलाका एवं दृष्टि शंकु परत। लिखेंगे इनमें दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक छोटी व मोटी कोशिका जो शंकु कहलाती है तथा एक पतली व लंबी कोशिका जिसे हम शलाका कहते हैं। आगे लिखेंगे शंकु कोशिकाओं में विजुअल पर्पल, शंकु कोशिका विजुअल पर्पल से भरा होता है, विजुअल पर्पल से भरा होता है, जो हमें प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं तथा ये रंगों में विभेद कर सकती हैं, मुख्य रूप से नीला, लाल, हरा। आगे लिखेंगे शलाका कोशिकाएं लंबी व पतली होती हैं, इनमें विजुअल वायलेट भरा होता है, इसमें विजुअल वायलेट भरा होता है, जिसमें रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसमें रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये हमें कम प्रकाश या अंधकार में देखने में सहायता करती हैं तथा इनमें कोई भी, इसमें या शलाका कोशिकाएं किसी भी प्रकार के रंग में विभेद नहीं कर सकती। तीसरा लिखेंगे द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकीय स्तर यानी लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसमें लिखेंगे इनमें द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये इनका एक इनका कह सकते हैं इनका डेंड्राइट्स शंकु व शलाका से जुड़ा होता है तथा इनका एक्सॉन इंड गुच्छकीय स्तर से जुड़ा होता है। फिर चौथा लिखेंगे गुच्छकीय स्तर। लिखेंगे इस परत में आने वाले तंत्रिका तंतु मिलकर दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं। लिखेंगे दृक् तंत्रिका नेत्र गोलक के जिस स्थान से निकलती है उसे हम अंध बिंदु कहते हैं यानी ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, और इस स्थान पर कोई भी शंकु या शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। अंध बिंदु के ऊपर अति संवेदी भाग होता है जिसे हम पीत बिंदु या मैकुला लुटिया कहते हैं, येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया कहते हैं। इसमें एक गड्ढा होता है जिसे हम फोबिया सेंट्रालिस कहते हैं। इस गड्ढे यानी फोबिया सेंट्रालिस में शंकु कोशिकाओं की मात्रा अधिक होती है और जिस वजह से यहाँ पर सबसे साफ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बस ये था आपका नेत्र के बारे में संपूर्ण, उसके संरचना के बारे में। अब नेत्र की क्रियाविधि कैसे ये कार्य करता है, कैसे ये देखने में सहायक होता है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, और नेत्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक, आज का टॉपिक बस इतना ही। आप आगे के टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।